गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको एक नया पोएम बताने जा रहा हूँ और इसका नाम है द बॉल पोएम। कल भी हमने एक पोएम पढ़ाया था आपको, तो आज एक दूसरी पोएम के साथ मैं आपके साथ प्रस्तुत हूँ और इसका नाम है द बॉल पोएम। यस, और ये बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, आप जानते हैं क्लास 10 के लिए है। और कल हमने आपको एक कविता पढ़ाया था, ठीक है। तो आज हम एक दूसरी कविता के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है बॉल पोएम, ठीक है। तो कल आपको जो कविता हम बताए थे उसका नाम था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कल इसकी चर्चा की थी, ठीक है। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं द बॉल पोएम। आज क्या होने वाला है इसके बारे में आपको समझ कर दूं। सबसे पहले आज मैं बहुत शॉर्ट समरी आपको दूंगा इस लेसन का, जो मुख्य बातें हैं उसको इस लेसन के बारे में दूंगा, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसके साथ आपको इस लेसन का जो इम्पोर्टेंट वोकैब है, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस आए हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और साथ ही प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया है उसकी चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है, कि कैसे इसको लिखा जा सकता है, क्या इसका थीम है, सारा कुछ इसमें होने वाला है। तो आप शुरू से अंत तक इसको देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शुरू से पहले करने के पहले एक आपको बता दूं कल के बारे में, ठीक है। जैसे कि यह जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द बॉल पोएम, एक फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स का मतलब क्या होता है? फ्री वर्स का मतलब होता है कि कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, ठीक है। कोई राइमिंग, जैसे कि कल जो हम कविता पढ़ाए थे उसका हमने राइमिंग स्कीम क्या बताया था? कल की जो कविता पढ़ाए थे उसका राइमिंग स्कीम था ए बी सी सी, ठीक है। ए बी सी सी, ए बी सी सी, ठीक है। एक कल जो हमने बताया था, कल जो पोएम हमने पढ़ाया था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, तो उसका राइमिंग स्कीम जो है आपका लगभग हर स्टांजा में यही था, ए बी सी सी। और कल क्या हुआ था कि इसमें एक राइमिंग स्कीम में जो ए बी जो था आपका छूट गया था, उसको आप जोड़ लेंगे, ठीक है। कल आपको ये छूटा हुआ था, आज इसको आज करेक्ट कर लेंगे, ए बी सी सी। यह जो है राइमिंग स्कीम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का, ठीक है। तो अब हम आते हैं आज की जो कविता है उस पर। तो ये तो हो गया कि कल की कविता का राइमिंग स्कीम क्या था। और आज जो है हमारा जो लेसन है जिसका नाम है द बॉल पोएम। और इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आइए इसका कुछ शॉर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मुख्य बात क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको कुछ और बताएंगे। देखिए सबसे पोएम का नाम है द बॉल पोएम, है ना। बॉल का मतलब गेंद होता है, गेंद से संबंधित एक कहानी है ना, जिसमें एक बच्चे का गेंद गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, बहुत निराश है, इसके बारे में कविता है। और यह कविता जो है जॉन बैरीमैन, बहुत ही फेमस, बहुत ही वेल नॉन जो पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हैं, इनके द्वारा लिखा गया जॉन बैरीमैन। इसको दो चीज़ आप याद करेंगे, पोएम का नाम तो आपको याद रहता है, पोएट का भी नाम, लेकिन उसके साथ जो उनका मैं डेट लिखवा देता हूँ बगल में, इससे आपको पता चलता है कि पोएट किस काल के कवि हैं, कब इनका मतलब संदर्भ है, किस समय के हैं, है ना। तो इसको हम लोग पहले जान लें कि इनका जन्म 25 अक्टूबर 1914 को हुआ था, ठीक है, अमेरिकन राइटर है। और दूसरा इनका देहांत जो हुआ था, डेथ जो हुआ था 7 जनवरी 1972 को हुआ था। तो ये डेट भी आप याद रखेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि वे किस काल के कवि हैं, ठीक है। तो ये 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के ये महान कवि हैं, ठीक है। तो इस कवि के बारे में हम लोग को और क्या जानना है, इसके बारे में और हम लोग को ये जानना है कि द पोएम इज रिटेन बाय, पहली बात, द पोएम इज रिटेन बाय जॉन बैरीमैन, अमेरिकन पोएट, ठीक है। यह जो है जॉन बैरीमैन साहब जो है एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए, लेकिन उतना से नहीं, अभी और आपकी उनकी खासियत को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि इसके बारे में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक पोएट के बारे में हम लोगों को कुछ जानकारी होनी चाहिए, इस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो
इनका एक बहुत फेमस है द ड्रीम सॉन्ग, है ना। ये जो बहुत ही इनका एक कलेक्शन ऑफ पोएम है। ड्रीम सॉन्ग क्या है? द ड्रीम सॉन्ग एक कलेक्शन ऑफ पोएम है। इन्होंने कविताओं का एक संग्रह बनाया है, कविताओं का एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स बनाया है जिनका नाम है द ड्रीम सॉन्ग। और ये बहुत ही मकबूल हुआ है, काफ़ी बहुत प्रसिद्ध हुआ है। तो इनका कलेक्शन ऑफ पोएम को याद रखना है, द ड्रीम सॉन्ग, एक कलेक्शन ऑफ पोएम। कोई पूछे कि व्हाट इज द ड्रीम सॉन्ग, तो बोलेंगे हम द कलेक्शन ऑफ पोएम। दूसरी महत्वपूर्ण बता दें कि अवार्डेड बाय पुलिट्जर प्राइज 1965 में इनको पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। अमेरिका में जो लिटरेरी ऑनर है, ठीक है, लिटरेरी जो ऑनर है उसमें पुलिट्जर एक बहुत बड़ा सम्मान है, ठीक है। तो इसको आपको जानना होगा कि उनको पुलिट्जर प्राइज 1965 में मिला था। क्या आपको पता है, इसके पहले आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताया था जो पिछली कविता में पढ़ाया था, तो उनको एक बार नहीं 4 बार पुलिट्जर प्राइज जो है मिले थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके बारे में। लेकिन अब आपको यहाँ पर जानना है कि इनको पुलिट्जर प्राइज 1965 में मिला था। चलिए, अब तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है खास इस लेसन का, वह यह है कि यह जो कविता इनकी है द बॉल पोएम, आज एक नए फ्लेवर एक नए अंदाज में लिखा गया और यह फ्री वर्स में लिखा गया है। फ्री वर्स का मतलब क्या होता है? इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। कल हमने जो पोएम पढ़ा था उसमें काफ़ी राइमिंग स्कीम था, है ना। अभी इसकी चर्चा भी हमने कर दी कि पिछले पोएम के बारे में है, तो इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है। तो जो पोएम राइमिंग स्कीम में नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं फ्री वर्स। क्या कहते हैं बेटा उसको? उसको कहते हैं फ्री वर्स, है ना। मन का उनका इसमें राइमिंग स्कीम नहीं होता है, ये आप जानिए। फ्री वर्स का मतलब होता है कि नो राइमिंग स्कीम हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोएम। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात हो गया कि हमारा राइमिंग स्कीम से फ्री है। अगले बात देखिए, इसमें जो मुख्य बात है कि बॉय लूजेस हिज बॉल, उसका बॉल जो है खेलते खेलते एक नाले में गिर जाता है, हार्बर में गिर जाता है और वह बहुत उदास हो जाता है। ही बिकेम वेरी सैड, ठीक है। तो उसके उदासी के बाद आगे क्या होता है, क्या उसको समझाता है, क्या हम लोग को मैसेज देते हैं, या जो उसका लॉस हुआ मॉनेटरी, है ना, तो उसके बारे में हम लोगों को पोएट जो है आज बहुत बड़ी सीख देने जा रहे हैं कि इस लॉस से हम लोग को घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें है कि एक लड़के की बॉय लूजेज हिज बॉल, उसका बॉल जो है हार्बर में चला जाता है, लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, वो काफ़ी अपसेट है। ही बिकेम वेरी सैड, है ना, अपसेट हो गया लड़का। किसी का कोई भी चीज़ हमारा जो गुम हो जाता है हम या लॉस्ट हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी उदास होगा, वो तो बच्चा है। लेकिन ये तो स्वाभाविक, मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन हमको इस पोएम में कवि ये सिखलाते हैं, बताते हैं कि पोएम टीचेस अस दैट लॉस जो नुकसान होता है इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। जीवन है तो लॉस और प्रॉफिट होते रहता है, तो लॉस को भी हम लोग को स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ एंड मैच्योरिटी कम्स फ्रॉम लर्निंग टू एक्सेप्ट इज पॉजिटिवली, है ना। तो जो लॉस होता है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए पॉजिटिवली, ठीक है। तो इस पोएम में कवि ने हमको यही बताया है और थीम भी यही है, थीम एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस, ग्रोइंग अप एंड मैच्योरिटी। तो इस तरह से यह जो है कविता का जो मुख्य बात है उसको हमने बताया। अब चलिए आपको पोएम के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। कल तो आपको समरी बताया था, आज मैं लाइन बाय लाइन कोशिश करता हूं कि इसको भी बता दूं आपको। देखिए, व्हाट इज द बॉय, मैं आपसे गुजारिश करता हूं जब आप लेसन को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो अपने हाथ में बुक जरूर ले लेंगे, वीडियो को रोककर अपना बुक निकालेंगे और साथ में आप देखेंगे कि लाइन बाय लाइन मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ आने वाला है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, है ना। इस कहानी में, इस स्टोरी में, इसका जो पोएम है उसमें है कि एक उसका बच्चे का बॉल लॉस्ट हो जाता है, भूल जाता है, वह नाले में हार्बर में गिर जाता है, लॉस्ट हो
लॉस्ट हो जाता है। अब क्या होता है, व्हाट इज ही डू, आई शा टू गो, है ना। अब वह बच्चा क्या करेगा, बहुत परेशान है, हैरान है, ठीक है। व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करता है, कैसे करता है। अब कवि इस घटना को देख रहा है, वॉच कर रहा है कि अब बच्चा कैसे करता है, अब हमको उसको कैसे क्या डील करना है। आई सा इट गो, देखा कि बॉल नाले की तरफ जा रहा है। अब बच्चा बिल्कुल बिकेम सैड। आगे वह जो बॉल है एकदम उछलते कूदते चला जा रहा है ना। बॉल जब उसके हाथ से मिस हुआ तो वह मेरिली बाउंसिंग, वह बाउंस करते हुए आगे की तरफ चलते जा रहा है। डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देयर इज इन द वाटर, ठीक है। और वह वाटर में जाकर के गिर जाता। वह हार्बर था पानी का, ठीक है। हार्बर के बारे में अब हम लोग अभी मीनिंग बताएंगे कि हार्बर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जल जहाज शिप जो है रुकता है और फिर वहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करता है ना। तो समुद्र का एक भाग होता है, तो वहीं पर उसका बॉल जो है चला गया। मेरिली ओवर, मेरिली मतलब खुशी खुशी, ओवर देयर इज इन द वाटर, उसका बॉल पानी में चला गया और बैरल जो है ना बहुत खुशी से जा रहा है, ठीक है। आगे नो यूज टू से, अब कवि का कहना है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब कवि है ना, अगर कोई किसी का लॉस होता है तो हम आप क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई ऐसे मत करो, ज़्यादा चिंता मत करो। लेकिन कवि का यहाँ थिंकिंग दूसरे तरह का है, ठीक है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, बहुत बॉल जो है बहुत ज़्यादा दामी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे का नहीं है, उसके लॉस की बात नहीं है ना। से ओ देयर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय, और ज़्यादा कीमती दाम का नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसे उसमें नहीं लगे थे। लेकिन बच्चे का जो अटैचमेंट था, बच्चे का जो उस बॉल के प्रति प्यार था, ठीक है। तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जब बॉल जो है एक प्रकार का सिंबलिज्म का काम कर रहा है, यह बचपन से जुड़ा हुआ है। या चाइल्डहुड जो हमारा लॉस्ट होता है तो उसके बारे में भी कवि का कहना है कि अब यह बचपन से उसका चाइल्डहुड से जुड़ी हुई घटना है ना। बॉल महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी जो उस बॉल से यादें, बचपन की जो यादें जुड़ी हुई हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड, और वह एकदम खड़ा हो जाता है, एकदम टाइट होकर के पूरा शक्ति के साथ खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और बहुत घूर घूर कर अपने बॉल को नीचे देख रहा है कि ओह मेरा बॉल चला गया। हिज बॉल वेंट, वह चला गया, फिर वापस आने वाला नहीं है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो कवि कहते हैं कि अब हम उसको इंट्रूड नहीं करेंगे, उसमें हम दखल नहीं करेंगे, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, ठीक है। और डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, है ना। और डाइम क्या होता है, डाइम जो होता है करेंसी। अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ पैसे चलते हैं, रुपए पैसे चलते हैं, तो पैसे जैसे हमारे पैसे हैं, रुपये का एक भाग है, तो वहाँ पर डॉलर चलता है। डॉलर के बाद सेंट हुआ, सेंट का एक हिस्सा जो होता है डाइम कहलाता है, ठीक है। डाइम का मतलब आपको बताते हैं 10 सेंट्स। 10 सेंट्स बराबर एक, 10 सेंट्स का मतलब एक डाइम होता है। 10 सेंट्स इक्वल टू 1 डाइम, ठीक है। 1 डाइम यह अमेरिका में चलने वाला करेंसी का एक पार्ट है। इसके वर्ड मीनिंग में भी और इसकी हम चर्चा करेंगे। और डाइम अनदर बॉल, अरे दूसरे फिर पैसे लगा करके बॉल को ले लिया जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन चिंता है बच्चे का अटैचमेंट, उस बॉल के प्रति जो उसका लगाव है, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। बॉल कितने का था यह महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात को देखना है। बॉल चला गया अलग बात है, लेकिन हमको अपने चीज़ों के प्रति, पोजीशंस के प्रति एकदम सजग रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। और फिर चला गया तो उसके लिए फिर ज़्यादा हाय तौबा भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इस लॉस से कुछ सीख सकते हैं, इस लॉस से हम लोग कुछ सीख सकते हैं, यही आपका इस कविता में कहना है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, जो भी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, हमारे इस दुनिया में, इस संसार में हमारे जो भी बिलोंगिंग है, हमारे पास जो भी अपना सामान है, जो भी अपना है, ठीक है,
वर्ल्ड पोजीशंस पीपल विल टेक, है ना। तो एक दिन वो हमसे अलग होने वाला है। हमारे साथ जो आज जो भी है, जो भी हमारे बिलोंगिंग है, जो भी हमारे नियर एंड डियर हैं, वे सभी के सभी एक दिन हमको छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए वी मस्ट प्रिपेयर फॉर इट ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, है ना। बॉल तो अब चला गया, वापस आने वाला नहीं है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, है ना। अब उस बॉल को तुरंत हम नहीं खरीद सकते, फिर पैसे लगेंगे, दूसरे बॉल आएंगे, लेकिन वह बॉल तो नहीं आएगा। मनी इज एक्सटर्नल, है ना। उसका प्राइस कितना था, कितने टाइम में वो खरीदा था, कितने सेंट में खरीदा था, वह मतलब नहीं है। यहाँ पर मनी रुपए पैसे को कवि ने एक्सटर्नल, बाहरी चीज कहा, लेकिन उसका जुड़ाव, अटैचमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब जो है उसका इंटरनल चीज है और वह उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनी मैटर नहीं करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए हम लोग, ही इज लर्निंग, वह इस घटना से सीख रहा है। यह जो इवेंट है वह सिखाने वाला है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वह काफ़ी निराश होकर के देख रहा है, लेकिन सीख भी रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, जो लॉस का जो हुआ है उसके तर्क को, उसके विज्ञान को वह समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। हाउ टू स्टैंड अप, अब फिर से कैसे स्टैंड किया जाए, फिर से आगे कैसे बढ़ा जाए, इसकी तरफ वह सोच रहा है। नोइंग दैट एवरी मन मस्ट वन डे नो, है ना। इसमें यह कहना है कि हर व्यक्ति को इसको समझना चाहिए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। इस तरह से अब हम लोग को आगे उठना चाहिए, फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और जो बीत गई उसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, और हमको अपने लॉस को, अपना जो नुकसान हुआ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके पीछे ज़्यादा रोककर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हमारा जो अटैचमेंट है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो इस तरह से इस कविता का अंत यहाँ पर होता है। अब चलते हैं कि इस चैप्टर से जुड़े जो महत्वपूर्ण वोकैब्स हैं, जितने की वर्ड्स हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी आपका जो की पॉइंट्स हैं, मेन बातें इस पोएम से जो रिलेटेड बातें थी उसको हमने अभी आपको बताया। अब चलिए आइए इसके जो मुख्य जो वोकैब्स हैं, मुख्य वर्ड मीनिंग जो है, उसको भी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, अब कुछ वर्ड मीनिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, हार्प, मैरीली, एक वर्ड आया है मैरीली, मैरीली। मैरीली का मतलब क्या होता है? मैरीली का मतलब होता है हैप्पीली, 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 ठीक है। चीयरफुली, चीयरफुली, चीयरफुली का मतलब खुशीपूर्वक, है ना, एकदम खुशी के साथ। मैरीली का मतलब होता है हैप्पीली और चीयरफुली। हार्बर क्या होता है? हार्बर को देखते हैं, HARBOUR, ठीक है। तो हार्बर का मतलब होता है अ प्लेस वेयर शिप्स आर केप्ट, ठीक है। तो हार्बर का मतलब क्या होता है? ऐसा जगह जहां पर जहाज को रखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका शेल्टर हुआ, जहाज के रुकने का जो जगह है उसको हम लोग हार्बर कहते हैं, ठीक है। और इसी हार्बर में बच्चे का बॉल चला गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ और वर्ड आगे देते हैं। ग्रिफ, GRIEF, ग्रिफ का मतलब क्या होता है? डीप सॉरो, डीप सॉरो। ग्रीफ का मतलब क्या हुआ? डीप सॉरो, है ना, बहुत ज्यादा दुख हो जाना, गहरा दुख, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पोजीशंस, PO, पोजीशंस। पोजीशंस का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंग, बिलोंगिंग, ठीक है। पोजीशंस का मतलब क्या होता है? जो बिलोंगिंग, जो हमारे समान हैं। थिंग्स दैट
समवन ऑन्स, जो चीज़ भी उसका है अपने अधिकार में, उसको हम लोग पोजीशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये पोजीशंस हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, रिजिड, RIGID। रिजिड का मतलब क्या होता है? नॉट फ्लेक्सिबल, नॉट फ्लेक्सिबल। ठीक है, नॉट फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, या स्टिफ है, स्टिफ है ना, कठोर है, लचीलापन जिसमें नहीं है, उसको कहते हैं रिजिड, नॉट फ्लेक्सिबल, है ना, इसका ये मतलब हुआ। चलिए आगे देखते हैं, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ? विलिंगनेस, विलिंगनेस टू फेस रियलिटी। ठीक है, एक्सेप्टेंस का मतलब विलिंगनेस टू फेस रियलिटी, जो वास्तविकता है उसको समझने की जो क्षमता है उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, विलिंगनेस टू फेस रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जो है आपका डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब क्या होता है? होपलेस, है ना। वह बच्चा जो है जब उसका बॉल नीचे चला गया तो वह होपलेस हो गया, निराश हो गया। क्या हो गया? निराश हो गया। ठीक है, तो ये आपका निराश हो गया, डेस्परेट हो गया। इन शब्दों को आप सेंटेंस में भी प्रयोग करने का कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, चलो और आगे एक और वर्ड देखें हम, डाइम। डाइम शब्द का प्रयोग किया गया है, डाइम। ठीक है, और डाइम का मतलब क्या हुआ? इक्वल टू 10 सेंट्स। ठीक है, अमेरिका में जो करेंसी चलती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात है, तो वहाँ पर जो डॉलर चलता है उसका सेंट्स हुआ। ठीक है, डॉलर उसका एक भाग हुआ, और जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं और डाइम बराबर इक्वल टू 10 सेंट्स, है ना। जैसे हमारे पैसे चलते हैं तो वहाँ पर सेंट्स और डाइम चलते हैं। ठीक है, तो 10 सेंट मिल करके 1 डाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। इसका लॉस का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका लॉस का मतलब हुआ अंडरस्टैंडिंग द नेचर, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। जो नुकसान हुआ, जो लॉस हुआ, उसके नेचर को समझना जो है एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। यह कविता में आया है। तो इस तरह से हम लोग अब इसके जो जितने इंपॉर्टेंट वोकेब है उसकी चर्चा हमने कर ली। अब चलिए आपको आते हैं इस लेसन में जो महत्वपूर्ण लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग क्या किया गया है? लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग कहाँ पर क्या क्या किया गया है? ठीक है, व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन है, यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकेंड लाइन है जिसमें व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज द बॉय नाउ। ठीक है, और फिर लिखा है व्हाट इज ही टू डू, है ना। तो यहाँ पर एक फर्स्ट लाइन है, एक दूसरी लाइन है, तो यहाँ पर ये व्हाट जो है रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर जो है एक लिटरेरी डिवाइस का जो प्रयोग किया गया है एनाफोरा। ठीक है, एनाफोरा। अब हम लोग समझेंगे कि एनाफोरा क्या होता है। एनाफोरा जो होता है रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड, है ना, इन द कमिंग लाइन। जब पोएम के अगले लाइन में उसी शब्द का या उसी फ्रेज का जब प्रयोग किया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं एनाफोरा। इसको क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस है, व्हाट इज द बॉय नाउ
हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, तो यह जो आपकी कविता का एक हिस्सा है, ठीक है, यह कविता का एक हिस्सा है। लॉस्ट हिज बॉल यहाँ पर लिखा हुआ है, नो वन बाइज ए बॉल बैक्स, है ना। तो यहाँ पर व्हाट इज द बॉय, यहाँ पर आप देखेंगे ओ को अंडरलाइन करेंगे, ओ, ठीक है, यहाँ पर ओ, ठीक है, यहाँ पर ओ, फिर यहाँ पर ओ। हमने 5 जगह, 1 2 3 4 जगह ओ के नीचे अंडरलाइन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है रिपीटेशन ऑफ क्या हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड हो रहा है। रिपीटेशन ऑफ वॉल साउंड इज कॉल्ड एसोनेंस। तो यह जो है रिपीटेशन ऑफ ओ साउंड, ठीक है, ओ साउंड जो वॉल साउंड है उसका रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं एसोनेंस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो वॉल साउंड है, ठीक है, ओ साउंड का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे एसोनेंस। अगर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, ठीक है। तो इसको फिर बाद में बताएंगे, कॉन्सोनेंस उसको कहते हैं और इसको कहते हैं एसोनेंस। तो इस तरह से हमने लिटरेरी डिवाइस देखा। चलिए और आते हैं, एक वर्ड है एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, ठीक है, आप इसको नोट करेंगे, एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए बी और बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है उसको कहेंगे एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है। जो वर्ड्स हैं उसके शुरू में जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति हमको कहेंगे, इसको एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड नो वन, ठीक है, वन नोन बाई, बी जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, बॉल का रिपीट हो रहा है और बैक का रिपीट हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन जो वर्ड के आगे होता है ना, और बार बार हो रहा है, इसको हम कहेंगे एलिट्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने क्या किया, आज हमने पोएम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता दिए, उसके इम्पोर्टेंट वोकैब बता दिए, और जो महत्वपूर्ण आपका लिटरेरी डिवाइस है उसको भी हमने टच करने की कोशिश की, उसके बारे में ठीक से बताया। और अब हम आते हैं अगले भाग में, और इसमें अगले भाग में हम यह बताने जा रहे हैं कि इस पोएम से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह आपका होमवर्क रहेगा। मैं इसको बताता हूँ, इसको आप लिखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। पहला, व्हाट डज द पोएट से, व्हाई डज द पोएट से मनी इज एक्सटर्नल, ठीक है। पोएट जो है मनी को एक्सटर्नल, बाहरी वस्तु क्यों कहता है ना। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि उसके सामान जो लॉस हुआ वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस बात को यह मान के चलिए कि यह आपका होमवर्क है, जो मैं प्रश्न की जो चर्चा कर रहा हूँ यह मान के चलिए आपका होमवर्क है। इसको आप लोग प्रश्न को बनाएंगे, और यह जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी मैं बता रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द बॉल symbolize in the poem, ठीक है। पोएम जो है, पोएम में बॉल किस चीज़ का प्रतीक है यह आपको बताना है। पोएम में बॉल जो है किस चीज़ का प्रतीक है ना। यह आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड हुए सिंबॉलिज्म का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है,
व्हाट डज द पोएट मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। ठीक है, तो पोएट का एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस क्या है ना, उसके बारे में बताएं। लॉस के बारे में हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में लिखना है। और लास्ट में जो क्वेश्चन है वह आपको नोट कर लीजिए। explain the central theme of the poem। ठीक है, explain the सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। तो इस तरह से आज 4 प्रश्न आपको दिए हैं, यह आपका होमवर्क मान के चलिए। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को आप लोग कॉपी पर नोट करेंगे, पिछले साल के आए हुए प्रश्न हैं, इसको आप लोग तैयार करेंगे। तो इस तरह से आज हम अपने लेसन को यहीं समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। लेकिन आप इसको अधिक से अधिक मन लगाकर नोट करेंगे, पढ़ेंगे, और अधिक से अधिक मेरा हौसला बढ़ाने के लिए जो आपको होमवर्क दिए हैं उसको भी आप लोग करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।